अपन ने पढ़ा था कल ही पढ़ा कल अपन ने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट लिया था जिसमें कुछ 6 एग्जाम्पल्स अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि वो सब लिखने के बाद मेरे को मैसेज करना और उसके बाद मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस सेंड करूँगी। ठीक है, तो वो हो गए कि मेरे को मैसेज करो कि मैम हमारा लेक्चर हो गया है, तो फिर मैं तुम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगी जिससे तुम फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर सको। फॉर्मेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर था उसमें हर टाइम वो 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी मतलब इजी है, इस वजह से हर स्टूडेंट वही सॉल्व करने को प्रेफरेंस देता था, इस वजह से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें मार्क्स कट होने के चांसेस भी बहुत कम है और एक फॉर्मेट है, उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें फिर मैंने तुम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट समझाने का ट्राई किया था मधुश्री को लेके। ठीक है, उसके बाद अब अपन उसकी जर्नल एंट्रीज लिख लेते। अपने को देखो, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज अपन ड्रॉ करते तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के लिए एक तो इंटेंशन है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर अपने को किसी पे यकीन नहीं है या कोई नया कस्टमर है और उससे अपने को पैसे सर्टन लिमिट में मिल जाने चाहिए, इसलिए भी एज ए सिक्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल ऑफ एक्सचेंज का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब अपन बिल ऑनर करते बिल ड्रॉ करते उसके बाद उसको बैंक में डिस्काउंटेड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा डिस्काउंटेड क्यों किया जाता, क्योंकि जब डेटर्स ने गुड्स परचेस किए हैं, सेलर ने गुड्स को होल्ड किया है, तो ऐसे सिचुएशन में जब परचेसर उसको डेटर्स उसको पैसे देगा सेलर को, तब तक का जो टाइम लिमिट है वो सारे टाइम लिमिट के अंदर उसको पैसे की अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास कुछ ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए या ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू वो डेटर्स पैसे देने से पहले ही अपने पैसे रिकवर करवा सके। ठीक है, तो इसलिए 99% बिल ऑफ एक्सचेंज इसीलिए लिखवाए जाते कि उसमें एक फैसिलिटी है, वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से वो बैंक में जाके अपने को तो मेन बिल ऑफ एक्सचेंज का इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि वो डिस्काउंटेड किया जा सकता, जिससे कि अपन बैंक में जाए, बैंक में जाके वो बिल बैंक में दे, बैंक उसके बदले अपने को पैसे दे। ये उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला और इसीलिए निकाले जाने वाले बिल है कि उससे क्या होता कि सपोज डेटर से उसने बोला एक में 2 महीने बाद पैसे दूंगा और मेरे को आज ही पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, मैं उसको बोल सकती कि नहीं मेरे को अभी गुड्स सोल्ड आउट करना नहीं है क्योंकि तुम कैश में पेमेंट करने वाले नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास गुड्स परचेस करने नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में और उसके पास बैंक में बैलेंस भी ना हो जिससे वो मेरे को चेक भी दे ना सके, इस वजह से जब तक वो क्रेडिट उसने मेरे को मांगी है उतने पीरियड में अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकती, तो ऐसे सिचुएशन में अपना डेटर्स टूट जाएगा, अपना कस्टमर टूट सकता अपने से। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक जरिया है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी आज की ज़रूरत कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी भी आज की ज़रूरत कंप्लीट कर सकते हैं। अपन उसको एक बिल देंगे, वो अपने को एक्सेप्ट करके देगा, अपन बैंक में जाएंगे, बैंक से पैसे लाएंगे, पैसे लाके अपन उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। जिस दिन बिल की ड्यू डेट आएंगी उस दिन बैंक अपने डेटर्स के पास जाएंगे, मतलब ड्रॉवी के पास जाएंगी और ड्रॉवी से पैसे लेंगी और खुश रहेंगी, अपने पास आएंगी। अगर ड्रॉवी ने नहीं बोल दिया तो उसके बाद अपने पास आ सकती। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट मोस्टली यूज होने वाली चीज है। तो ड्रॉवर जब बिल ड्रॉ करता, ड्रॉवर बिल लिखता, ऐसे सिचुएशन में लिखने के बाद वो
बिल एज ए सिक्योरिटी खुद के पास रहने दे सकता, मतलब रिटेन बिल रिटेन बाय, ठीक है, अप टू ड्यू डेट। सेकेंड, वो क्या कर सकता, बैंक में डिस्काउंटेड कर सकता। ये उसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है, जो कि तुम लोगों को एग्जाम्पल में भी रहे, ठीक है। उसके बाद बैंक पे डिस्काउंट करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन रहता, वो किसी को एंडोर्स कर सकता। एंडोर्स करना मतलब किसी को ट्रांसफर करना, किसी को देना, बराबर है। जैसे कि मेरे को किसी से पैसे लेने थे और ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया कि किसी से बिल एक्सेप्ट करवा के लिया और वो बिल मेरा बिल रिसीवेबल था, मेरे को किसी और को पेमेंट करना था, तो मैंने पेमेंट न करके वो बिल रिसीवेबल एज इट इज उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको बोला जाता इंडोर्स। और फोर्थ है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर मेरा ऐसा कंटिन्यूस बिलिंग निकालना, एक्सेप्ट करवा के लेना, ये सब मेरा नॉर्मली मैं मेरे बिजनेस में अप्लाई करती हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे बहुत सारे ड्रॉवी होंगे और हर ड्रॉवी के पास जाना, पैसे लाना और फिर लेना, ये सारी सिचुएशन में मेरे को बहुत सारा टाइम देना पड़ सकता। तो बैंक अपने को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके देती, जिसको बोला था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर है। अपन ने अपने पूरे बिल कलेक्ट करना, बैंक को दे के आना, बैंक क्या करती, जिस दिन ड्यू डेट आएंगी ड्रॉवी के पास जाती, पैसे लाती और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देती। इसको सिर्फ यहाँ पे बैंक क्या लेती अपने से, व्हाट ऑब्वियस है, चार्जेस लेती, ठीक है। उसको कलेक्शन चार्जेस ऐसा भी बोला जाता, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये चार्जेस बैंक अपने से चार्ज करती और अपना ये काम करवा के देती। ये बैंक की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटी, ये अपन ने उसका किया हुआ यूज है, ये अपने को कैश मिलने के लिए होने वाला बेनिफिट। और ये रिटेल, ये एज अ सिक्योरिटी, अगर अपने को नया कस्टमर होगा तो एज अ सिक्योरिटी अपने को ये रिटेल बिल अपन ने एक्सेप्ट करवा के लिए, अपने को पैसे की भी कोई घाई नहीं, अपन वो बिल लेंगे अपने पास रखेंगे, ठीक है। और जिस दिन ड्यू डेट आएंगे सामने वाले के पास जाएंगे, ड्रॉवर के पास, उसको बोलेंगे पैसे दे रहे, उसका बिल उसको दे देंगे, पैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे होती है। ये 4 सिचुएशंस में अपने को क्या देखना है, एंट्रीज देखनी, ठीक है। अब इतना तो हो गया कि बिल लिया, बिल दिया, बराबर है, बिल अपन ने डिस्काउंटेड करवाया। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि ड्यू डेट पे ड्रॉवी पैसे पेड ही कर दे, बराबर है। अगर ड्रॉवी ने पैसे पेमेंट कर दिए तो उसको बोला जाता ऑनर्ड। जैसे चेक ऑनर्ड होना मतलब क्या, चेक के पैसे पेमेंट हो जाना, ठीक है। वैसे ही चेक डिसऑनर्ड मतलब क्या, कि चेक के पैसे नहीं दिया जाना। वैसे ही अगर अपने ड्रॉवी ने अपने को ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए तो क्या एंट्रीज होंगी, मतलब अगर बिल ऑनर्ड हो गया, अपन ने बिल अपने पास रखा, मधुश्री ने मेरे को एक्सेप्ट करके दिया था, मैंने 1 महीने तक उसको रिटेन किया, रिटेन करने के बाद मंथ खत्म हो गया, फिर मैं उसके पास गई, उसको बोला कि भाई पैसे दे दे, उसने पैसे दे दिए, मैं पैसे लेके आ गई, उसको उसका बिल दे के आ गई। ये क्या हो गया, ऑनर कर दिया उसने वो ट्रांजेक्शन या वो बिल, ठीक है। पर या सेटिस्फाई कर दिया ट्रांजेक्शन। पर अगर ड्यू डेट पे मैं उसके पास गई और उसने मेरे को बोला मैम अभी भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री करनी पड़ती, उसको बोला जाता डिसऑनर्ड की एंट्री, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस अपने को यहाँ पे देखनी चलेगा। तो अपन फर्स्ट देखते हैं, ड्रॉवर ने अगर बिल खुद के पास रिटर्न किया होगा तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी लंबा हो रहा है, बराबर है, बार बार कोई चीज लग रही होगी। लिखो जर्नल एंट्रीज,
फर्स्ट लिखो, इफ बिल रिटेन बाय ड्रॉवर। ठीक है, इसको ए करो, इसमें फर्स्ट लिखो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, बोलो क्रेडिट पे सोल्ड की एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री बोलो। क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स। क्रेडिट देखो, वो देखना, अविनाश बोल रहा है कैश टू सेल्स एंट्री होगी, है ना? कैश टू सेल्स इसने बोली। ठीक है, हाँ, फिर कौन बोलेगा? चिराई, बराबर है, ये एंट्री कैश टू सेल्स ही है ना? देखो, बोली नहीं बोली मेरे को फोन करके बोलना। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अगर है तो अपन ने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, बराबर है। अगर तुम लोगों को मैं ऐसा ट्रांजेक्शन देती, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, हाँ, अब तुम लोगों को इसकी एंट्री आ जाएगी। क्या एंट्री आएंगी? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, पर यहाँ पे क्रेडिट बोला ना, फिर समझ में नहीं आता हूँ। क्रेडिट बोला मतलब क्या? ये कौन है? अपना डेटर्स है, तो डेटर्स को क्या कर दो? टू क्या कर दो? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये डेटर्स को क्या बोला जाता? ड्रॉ। ठीक है, तो एंट्री होंगी डेटर्स टू सेल या ड्रॉवी टू सेल्स। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा कंफ्यूज मत होना। ये क्रेडिट, ये कैश सेल्स की एंट्री, सेल्स के दो टाइप रहते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री कैश टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री डेटर्स टू सेल्स, बराबर। ये कौन रहता? डेटर्स रहता। ठीक है, पर तुमको अभी तक हर एग्जाम्पल में ऐसे जाता, तो तुमको क्या लगता? हाँ, मिस्टर ए को पकड़ना है अपने को, बराबर है, और अपने को डेटर्स के नाम को लेना है, कस्टमर को लेना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऐसा पूछा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या आना चाहिए? डेटर्स। ठीक है, डेटर्स टू सेल्स। आगे, हाँ, ये किसके बुक्स में एंट्री देख रहे हैं अपन? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, है ना? क्योंकि ड्रॉवी का नाम अगर आ गए तो ड्रॉवर का नाम कभी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ड्रॉवर के बुक की एंट्री से ही। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या क्या एंट्री दूंगी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर्स और ड्रॉवी टू सेल्स। सेकेंड लिखो, drawn by drawer and accepted by drawer। फिर क्या किया? ड्रॉवर ने ड्रॉ किया और ड्रॉवर ने क्या किया? एक्सेप्ट। तो ड्रॉवर के लिए ये क्या है? बिल। अब जब अपने को डेटर्स ने बीआर दे दिया है, तो अपन ने को कौन से एसेट ओपन हो गई? बीआर। अपने पास क्या आ गया? बीआर। अब अपन काय के पैसे लेंगे? बीआर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डेटर्स को अब कौन से नाम से पहचाना जाएगा? बीआर के नाम से। ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये बीआर भी तो अल्टीमेटली इसको ही पे करना है ना, पर फिर अब इसका अकाउंट कैंसिल होके कहाँ चला गया? बीआर में। अब अपन बीआर देंगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, बीआर आया, बिल्स रिसीवेबल। टू इसने दिया, इसलिए उसको क्या कर दो? डेटर्स और ड्रॉ। ठीक है, इफ बिल ऑनर
ड्यू डेट पे 1 महीना 2 महीना जो भी लिमिट थी उसके बाद क्या हो गया, बिल ऑनर्ड हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अपन एंट्री क्या करेंगे, अपने को क्या मिल जाएंगे, पैसे क्या मिल जाएंगे, कैश ऑन टू बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल उसको दे देना पड़ेगा, जैसे मैंने मधुश्री को दे दिया था। ठीक है, इतना लिखो, फिर डिसऑनर के लिए हो गया ये। अब अगर बिल ऑनर नहीं हुआ तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब उसके पैसे नहीं दिए जाते, डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अपने को किससे पैसे लेने थे, डेटर्स से। ठीक है, अब उसने पैसे दिए नहीं है अपने को, ये एंट्री नहीं हुई अपनी, इतनी हुई है। इसके बाद अपन ये एंट्री करने गए, मतलब पैसे लेने गए, पर वो पैसे उससे मिले नहीं, तो अपन डेटर्स से वापस पैसे लेना बता देंगे, डेटर्स टू बीआर। तो उसको वो जो बीआर है उसकी जो ड्यू डेट है वही खत्म हो गई है, तो अब उसका कोई ऐसे भी मतलब नहीं है अपने पास रखे, इसलिए डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल ऐसी एंट्री। ठीक है, इसमें एक चीज और होती, अगर अपन ने बिल संभाल के रखा होगा और ड्यू डेट पे अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में ड्रॉवर क्या करता, नोटरी पब्लिक के पास जाता। नोटरी पब्लिक मतलब एडवोकेट के पास जाता, उसको बोलता कि भाई देख, इस पर्सन ने मेरे को बिल लिख के दिया था, इसका पेमेंट का ड्यू डेट था, इसने पेमेंट किया नहीं, अब तो क्या कर, इसकी नोटरी कर दे, बराबर है, मतलब एक स्टैम्प पेपर, उसका स्टैम्प वगैरह इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे वो लगा देता, जिससे कि कोर्ट ऑफ लॉ में पता चल जाता या उस नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग हो जाती कि ये बिल जो हमारे ट्रांजैक्शन के बीच जनरेट हुआ था ये डिसऑनर्ड हो गया। और इसके लिए वो जो एडवोकेट है, जो नोटरी पब्लिक है, वो कुछ चार्जेस लेता, जिसको नोटिंग चार्जेस ऐसा बोला जाता, बराबर है। नोटिंग चार्जेस क्यों लगते हैं, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता और ड्रॉवर जाके उसकी नोटरी करवाता तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं उसको नोटिंग चार्जेस ऐसा बोला जाता। अब मेरे को तुम लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये नोटरी क्यों लगना चाहिए, क्यों इसने जाना चाहिए, दे देना था उसने डेटर्स को ये बिल और उसके अकाउंट से लेना बता देना था। छोटे लेवल की अगर अपन बात करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, तो ये बात बहुत छोटी सी, लेकिन अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे सिचुएशन में कुछ 2-3 करोड़ का ये बिल था और ऐसे सिचुएशन में ये कभी डिसऑनर्ड हो गया और नेक्स्ट बिल, इसके बाद क्या होता कि नेक्स्ट बिल या किसी और तरीके से या पेमेंट देने से सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास क्या प्रूफ है, जिसने अपने को बीआर दिया था वो बाद में बोल देगा, अपन ये बीआर बता देंगे, बाद में बोल देगा तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, इसमें तो मैंने साइन कर ही नहीं, ये तो मैंने डिसऑनर्ड करने का सवाल ही नहीं आता, मैंने दिया ही नहीं, तो डिसऑनर्ड तो होगा ही नहीं। ये सारी चीजें डिस्प्यूट्स में आ सकती। इस वजह से जब इसने डिसऑनर्ड किया तो अपन पहले किसके पास जाएंगे, नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि ऐसे ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ था, ऐसा हमने बिल लिया था, लेकिन अब ये ड्यू डेट पे जो कस्टमर है वो पेमेंट देने से मना कर रहा है, बराबर है। तो उसके लिए नोटरी एडवोकेट क्या लेगा, चार्जेस लेगा, जिसको नोटरी चार्जेस बोला है। उसके बाद अगर कोई पार्टीज में डिस्प्यूट से फ्यूचर में क्रिएट होते, तो ऐसे सिचुएशन में अपने को एज अ प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में पता चल जाएगा, क्योंकि उस एडवोकेट के पास उसकी नोटिंग होंगी, जिसके नोटरी चार्जेस अपन ने पेड करे होंगे, तो वो एज अ प्रूफ अपने को यूज हो जाएगा कि देखो आपने दिया था पहले भी, फिर आपने डिसऑनर किया था, इसलिए हमने जाके नोटिंग करवा ली थी और उसके चार्जेस में हमने पेड कर दिया। ऐसा बताने के लिए अपने को ये यूज होगा, समझा। तो इस वजह से क्या किया जाता, नोटिंग चार्जेस पेड किए जाते। किसको पेड किए जाते हैं, नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक कौन रहता, एक एडवोकेट रहता, ठीक है। अब ये चार्जेस किसकी वजह से लगे, इस कस्टमर की वजह से, तो अपन रिकवर किससे करेंगे, उस कस्टमर से। पर देंगे कौन, अभी तो अपन देंगे, ठीक है, देंगे अपन चार्ज किस पे करेंगे, ड्रॉवी पे या डेटर।
यहाँ पे ड्रॉप। फिर इफ नोटिंग चार्जेस पेड एंट्री होंगी डेटर्स और ड्रॉविंग टू कैश टू बी आर। ठीक है, या तो ये एंट्री कर दिए, ये कंबाइंड एंट्री है। हाँ, ये एंट्री कर दी, 100 रुपीज चार्जेस पेड करें, 100 रुपीज कैश दिए। किसके लिए गई? डेटर्स के लिए। बी आर का सपोज 10,000 का, तो 10,000 और 10,000 इस तरह। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये नोटिंग चार्ज सब्जेक्ट और डेटर्स को कितनी अमाउंट दिख रही है? 10,100 रुपए है ना। 10,000 बिहार के और 100 रुपए कैश में पेमेंट कर। ये एंट्री कंबाइन भी की जाती। और क्या होगी? डेटर्स से क्या क्या लेना है? 10,000 प्लस 100 तो 10,100 टू कैश और टू बिहार 10,000 और 100। ठीक है, इस तरीके से ये भी चीजें 100 और 10,000 इस तरीके से ये एंट्रीज हो जाएगी। समझ में आया? पहले क्या हुआ? गुड सोल्ड हुआ, गुड सोल्ड हुआ, अपने उससे बीआर अपने लिख के दिया, उससे एक्सेप्टेड करवा के दिया। उसके बाद कैश अपन ने ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने बिल डिसऑनर्ड कर दिया तो वापस उससे लेना बताएंगे, बीआर उसको दे देंगे। अगर अपन ने उसके लिए नोटिंग चार्जेस पेड करे तो नोटिंग चार्जेस जिससे लेना बता देंगे। ठीक है, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे समझा? ये लिखो, फिर अपन नेक्स्ट लिखेंगे। चलो हो गया ये। देखो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा? पेइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, जिनका भी नाम रहेगा। पेइंग बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम ड्रॉविंग, इसका भी नाम रहेगा ए बी सी। पेइंग बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम ए या बी, बराबर। उसके बाद बिल ऑनर्ड बाय मिस्टर ए। बिल अगर डिसऑनर्ड कर दिया तो बिल डिसऑनर्ड, बराबर है, ऑन ड्यू डेट। अगर नोटिंग चार्जेस पेड किए तो नोटिंग चार्जेस पेड फॉर डिसऑनर्ड ऑफ बिल, बराबर है। अगर कंबाइन एंट्री करी तो ये। समझ में आया? ये किसके बुक की एंट्रीज थी? ड्रॉवर के बुक के। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अगर साइड में जगह बची हो तो ड्रॉविंग की बुक की एंट्री साइड में लिख लो। अगर जगह नहीं बची है तो ऐसे सिचुएशन में नीचे सेम सिचुएशन में ड्रॉविंग की बुक में क्या एंट्री होगी? अगर ड्रॉवर ने बिल रिटेन किया तो ड्रॉविंग की बुक में एंट्रीज क्या क्या होंगी? ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में वापस लिख लेते हैं। हाँ, बोलो एंट्रीज क्या क्या? कुछ एंट्रीज लर्न होती तुम्हारी। पहले क्या है? गुड सोल्ड। गुड सोल्ड की एंट्रीज बोलो फटाफट। डेटर्स टू सेल्स या फिर ड्रॉवी टू सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बिल मिलेगा, बीआर टू ड्रॉवी, है ना। किसके बुक में है ये? ड्रॉवर की बुक में। हाँ, ड्रॉवर ही गुड सोल्ड करता है। हाँ, बोलो आगे। फिर ऑनर हो गया, कैश टू बीआर। अगर डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी टू बीआर, डिसऑनर और ऑनर। ठीक है, उसके बाद नोटिंग चार्जेस पेड, ड्रॉवी टू कैश या फिर कंबाइन। ठीक है, अब ड्रॉवी क्या क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी मतलब कस्टमर, मतलब परचेस करने वाला आपने। ठीक है, उसके बुक में क्या एंट्री होगी? परचेसेस ड्रॉवर। ठीक है, उसको क्या देना
बिल्स पेएबल, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ऑनर्ड कर दिया तो क्या एंट्री होंगी? बिल्स पेएबल टू कैश। लेकिन अगर इसने डिसऑनर्ड कर दिया तो ये क्या एंट्री करेगा? क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ठीक है, अगर ऑनर्ड हो गई तो ड्रॉविंग ये, अगर डिसऑनर्ड हो गई तो ड्रॉविंग ये। ठीक है, और फिर नीचे बोलो नोटिंग चार्जेस चार्ज बाय। अभी पेड तो किसने किए थे? ड्रॉवर ने। इस पे तो क्या किया? सिर्फ चार्ज। ठीक है, इसको पूरा लिख लो क्या? नोटिंग चार्जेस चार्ज बाय ड्रॉवर। तो एंट्री करेंगे नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। देखो ये क्वेश्चन आ सकता था पीछे यहाँ पे कि मैडम अपन ने क्या पेड किए थे? नोटिंग चार्जेस। अपने से क्या गए थे? कैश। तो अपन ने एंट्री क्यों नहीं करी नोटिंग चार्जेस टू कैश? क्योंकि वो तो अपना खर्चा था। तो यहाँ पे एंट्री वो खर्चा ड्रॉवी का है, ना कि अपना। अपने से उसके बिहाफ में अपन ने पेड किया था, इसलिए अपन ने उसके नाम पे ये ड्यू बताया। हाँ, लेकिन ड्रॉवी का तो ये खर्चा है। अगर ड्रॉवी बिल डिसऑनर्ड नहीं करता तो ये खर्चा होता नहीं था और ना कि उसको ये पे करना पड़ता था। ठीक है, तो ये एंट्री सबसे यहाँ पे खतरनाक है। एक तो ये, ठीक है, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? नोटिंग चार्जेस टू बैंक, क्योंकि उनको क्या लगता है नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है? ड्रॉवी का। फिर अपन ने पेड किया ना, तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री करते करते नोटिंग चार्जेस टू कैश कर देते। नहीं तो क्या करते? ये एंट्री यहाँ करते थे। ड्रॉवी टू कैश न करके क्या करते थे? नोटिंग चार्जेस टू कैश करते थे। किसके बुक में? ड्रॉवर के बुक। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये खर्चा किसके लिए क्या है? नोटिंग चार्जेस का ड्रॉवी के लिए, इसलिए उसने अकाउंट को डेबिट। और अपने पास से क्या गई? कैश, इसलिए अपन क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट। लेकिन ड्रॉवी के लिए तो नोटिंग चार्जेस ये उसका खर्चा था, लेकिन पेड किसने किया था? ड्रॉवर ने। तो ड्रॉवर को देना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी भी एक कंबाइंड एंट्री हो सकती है। क्या होंगी? बोलो है ना, बोलो बीपी टू नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। ठीक है, देखो 10,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ। 10,000 अपने बिहाफ में, अगर अपन ड्रॉवी तो अपने बिहाफ में ड्रॉवर में पेड करें। अब अपने को बिल्स पेएबल के 10,000, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, कितने? 1,000, 10,000, 100 रुपये अपने को ड्रॉवर को देना होगा। अगर अपन ड्रॉवर है, ड्रॉवी समझ में आया? इस तरीके से ये एंट्रीज होंगे। ये एंट्रीज सेम रिवर्स में। ठीक है, समझा? और अच्छे से पेइंग गुड्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। इफ गुड्स परचेज, बोलो गुड्स परचेज के क्या करेंगे अपन? परचेज टू कैश। नहीं, यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। हाँ, इफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख लो। क्रेडिट का ही ट्रांजेक्शन होगा तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज होता। कैश ट्रांजेक्शन को बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, परचेज टू ड्रॉवर। हाँ, सेकेंड क्या है? इफ ड्रॉवी, इफ बिल एक्सेप्टेड। अपन तो एक्सेप्ट करेंगे ना। अब अपन क्या हो गए? ड्रॉवी हो गए। अपन ने बिल एक्सेप्ट कर दिया तो ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। इफ बिल ऑनर्ड,
बोलो। बिल्स पेबल टू ड्रॉवर टू, सॉरी, बिल्स पेबल टू कैश पेबल। बिल अपन ले लेंगे कैश। बोलो। इफ बिल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल बोलो जल्दी जल्दी। बिल्स पेबल टू ड्रॉ। बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। If noting charges charged by drawer. If noting charges Noting charges to ड्रॉ। charged by drawer. Noting charges to ड्रॉवर। ठीक है। चलो लिखो फटाफट से। देखो अपन ने उस दिन एग्जाम्पल लिया था, है ना। उस दिन अपन ने ऑनर्ड तक लिया था, अभी अपन डिसऑनर्ड की केस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो ये बुक्स मैंने इसको सॉल्व की, ये लेके चली गई। ठीक है, फिर मैंने इसको ढूंढ ढूंढ के लाया, इसको बोला कि क्या कर, ये बिल एक्सेप्ट करके दे। इसने बोला ठीक है मैडम मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इसने इस पे एक्सेप्टेड लिख दिया। ठीक है, अब इसने बिल मेरे को दे दिया। ठीक है, मैंने रख लिया। थोड़े दिन बाद मैंने इसको क्या किया, फोन किया और क्या बोला, पैसे दे। ठीक है, इसने क्या किया, ठीक है मैडम 1 महीने बाद मैं आपको पैसे ला के दूंगी। अब मैंने बोला पैसे, तो इसने बोला ठीक है मैडम मैं आ रही हूँ। फिर वो पैसे लेके आई। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, और क्या कर लिए, ये बिल लेके चले गए। अब ये क्या हो गया, ड्यू डेट पे सेटिस्फाई हो गया, तो ये इसका कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं रहा। ठीक है, पर अब जब इसने मेरे को पैसे लाने थे सेकेंड टाइम, है ना, जब ये बिल मेरे को देके गई थी, जब इसने मेरे को पैसे देने थे, इसने बोला हाँ मैम मैं आ रही हूँ, बराबर है, आई। और फिर बोला कि मैम अभी भी मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, अभी आई, इसको बोला पैसे, इसने बोला नहीं है, बराबर है। मैंने बोला फिर अब ये तो खत्म हो गया, इसकी वैलिडिटी ड्यू डेट ही आ गई, तो खत्म हो गया। मैंने इसके मुंह पे मार के फेंका, जा मेरे को पैसे देना। अब वो चली गई। ठीक है, तो उसने बोला, अब मैंने बोला उसको कि पैसे, तो उसने बोला देखा जाएगा बाद में दूंगी। तो फिर मैंने उसको बोला ऐसे कैसे बाद में दूंगी, अभी तो तुमको देना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, मेरा बिल डिसऑनर्ड। तो बिल किसके पास चला गया, अब वापस। अगर वो पैसे मेरे को दे देती तो वो एंट्री क्या करती, बिल्स पेबल टू कैश, या फिर मेरे को पैसे मिल जाते तो मैं क्या एंट्री करती, कैश टू बीआर। लेकिन उसने पैसे जैसे मेरे को दिया नहीं, तो मैंने एंट्री क्या कर ली, मधुश्री टू बीआर। अब मेरा बीआर चला गया, पैसे आप वो बोल रही कि बाद में दूंगी, तो ये आ गया ड्रॉवी टू बीआर। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब अगर मैं, ये हमारा बड़ा नोटरी है, ये नोटरी, ठीक है, ये नोटरी के पास गई और बोला, ठीक है, अब मैंने बीआर उसको देने से पहले मैंने क्या किया, ये नोटरी वाले थे भाई साहब, ये नोटरी वाले भाई साहब को बोला कि भाई साहब सर आप क्या करो, इसकी नोटरी कर दो। ठीक है, तो ये भाई साहब ने मेरे को बोला ठीक है मैडम मैं नोटरी कर देता हूँ, और इन्होंने क्या कर दिया, नोटरी कर दी, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने इसमें नोटरी लिख दिया। ये बिल अभी मेरे पास है। ठीक है, मैंने उसको देने से पहले मैं कहाँ चली गई, इसके पास। अगर दे देती तो एंट्री क्या करती, ड्रॉवी टू बीआर। ऐसे भी मैं एंट्री क्या करने वाली हूँ, ड्रॉवी टू बीआर, पर उससे पहले मैंने क्या किया, इनके पास जाके क्या कर दिया, नोटरी कर दी, और इनको क्या दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, है ना। ये लो सर आपके नोटरी के पैसे। अब ये सर पैसे पाके बहुत खुश हो गए, है ना, तो अब ये पैसे लेके चले गए। ठीक है, अब ये जैसे ही चले गए तो मैंने वापस अब नोटरी इस पे करवा ली और मधुश्री को बुलाया और बोला कि तेरा बिल ले जा, तो पैसे नहीं देती। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने नोटरी की एंट्री कर दी। अब नोटरी भी मैंने किसके लिए पेड किया, मधुश्री के लिए। तो
मैंने बोला उसको, देख नोटरी के चार्जेस प्लस एक्सेप्टेड जितने थे तेरे पैसे वो ये दोनों में को देना, ठीक है। तो मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पे पास करी, ड्रॉप इनटू पीआर और ड्रॉप इनटू कैश। ये काय के लिए? नोटिंग चार्जेस के लिए जो मैंने छोटे सर को दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती है। समझ में आया? मैं मेरे तरफ से ट्राई कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, समझा? उल्टा करना है। मधुश्री ने मेरे से गुड्स परचेस किया, वो लेके गई, मेरे को बीपी दे के गई, जैसे ही दे के गई कैश दे देती तो ट्रांजेक्शन खत्म, लेकिन कैश न दे के उसने क्या दे दिया, बोल दिया कि अभी पैसे नहीं है, तो बीपी लेके चली गई, पैसे मेरे नाम पे उसने वापस क्रेडिटेड बता दिया, ठीक है। नोटिंग चार्जेस मैंने पेड किए थे, लेकिन उसने उसके चार्जेस होने की वजह से, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को जाने की वजह से उसने बता दिए, और मेरे को देना भी बता दिए। तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? बिल की वैल्यू और नोटिंग चार्जेस की वैल्यू, ऐसी 2 चीजें मेरे को मिलने वाली है, ठीक है। समझ में आया? तो ये लिख लिया है तुमने, है ना। अब अपन सेकेंड वाला पैटर्न लेते। ये क्या था? ये कौन सा वाला पैटर्न था? इफ बिल रिटेन बाय ड्रॉवर, तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री, ड्रॉवी की बुक में एंट्री। एक्चुअली ड्रॉवर के रिटेन करने से ड्रॉवी का कोई रिलेशन नहीं है। ड्रॉवी की तो हर टाइम ये 5 या 6 एंट्रीज के अलावा एंट्रीज होती नहीं। सब लोगों को ड्रॉवी की बुक की एंट्रीज बहुत ही टिपिकल लगती है, लेकिन ड्रॉवी की एंट्रीज सबसे इजी, क्योंकि हर कंडीशन ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन है, काय का डिस्काउंटेड का, काय का रिटेन करने का, काय का इंडोर्स करने का, काय का बिल डिस्काउंटेड को भेजने का। ऐसे 4 ऑप्शन कौन यूज कर रहा है? ड्रॉवर। लेकिन ड्रॉवी तो क्या है? बिल देना है, बिल्स पेएबल, और जब पैसे लेने आना है तो पैसे पेड करना है, पैसे नहीं पेड करना है तो डिसऑनर करना है, डिसऑनर करना है तो बिल्स चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड करने। इसके अलावा ड्रॉवी को कुछ काम नहीं है। ड्रॉवी तो क्या करेगा? गुड्स परचेस करेगा, बिल्स पेएबल देगा। हर केस में ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन है। ड्रॉवी को तो पैसे अल्टीमेटली बिल के देने और ड्रॉवर को ही देने, ठीक है। इस वजह से वैरायटीज ऑफ एंट्री ड्रॉवर के बुक में आती, ड्रॉवी के नहीं। फिर भी बच्चे ड्रॉवी की बुक को डरते और ड्रॉवर की बुक को अच्छे से सॉल्व, ठीक है। तो अब अपन सेकंड एंट्री लेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे, बिल डिस्काउंटेड विद प्राइस, जिसके लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा जाना माना जाता है, ठीक है। चलो, इसका कुछ बाकी होगा तो लिख लो।